आज हम चर्चा करेंगे लेखन, किस तरीके का लेखन किया जाए। आमतौर से बच्चों की रुचि राजनीतिक लेखन की ओर अधिक होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि राजनीतिक लेखन जो है बहुत इजी है और आसानी से राजनीतिक मुद्दों पर लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीतिक लेखन बल्कि सारे विषयों की तुलना में राजनीतिक लेखन कुछ अधिक डिफ़िकल्ट है। इसमें शब्दों का चयन, लेखन की शैली, उसकी भाषा और यहाँ तक कि शब्दों का कलेक्शन बहुत अलग टाइप का होता है। क्योंकि यहाँ राजनीतिक लेखन में हमारे पास सूचनाएं जो आती हैं वो इस तरह की होती हैं कि उसमें कुछ अधिक आपको कुछ करना का नहीं रहता। वो सिर्फ हमारे पास कच्चा रॉ मटेरियल आता है और इसको हम शब्दों के रूप में ही अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब जब तक कि आप बहुत सहजता के साथ में, बहुत सहज भाषा के साथ में, उदाहरणों के साथ में राजनीतिक लेखन की ओर कलम चलाते हैं तो आपको अन्य विषयों की ओर भी मूव करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक लेखन की जो शब्दावली है वो तमाम विषयों से आकर आती है और उन तमाम विषयों के जो शब्द हैं उन शब्दों को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि यदि आप राजनीतिक लेखन की ओर अग्रसर हैं और वहाँ अपनी कलम चलाना चाहते हैं तो उसकी भाषा कहाँ से आएगी, उसके शब्द कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पहले कुछ इतिहास को जानें, कुछ खेलकूद को भी आप समझें, कुछ इकोनॉमिक्स को भी आप समझें, कुछ व्यापार के जो किस्से हैं उनको भी समझें आप, कुछ रामायण महाभारत को भी आप समझें और दिनचर्या में जो शब्दावली का इस्तेमाल होता है उन शब्दों को भी आप समझें। तब जाकर के राजनीतिक लेखन पर कलम चलाई जा सकती है। क्योंकि राजनीति में कच्ची खबरें, गपशप ही होता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि राजनीतिक लेखन में आपके ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप न लगे, इसलिए यहाँ प्रयास ये किया जाता है कि हम बच कर के निकल जाएं। क्योंकि राजनीतिक लेखन की ओर ध्यान हमारा इसलिए जाता है और ख़ासतौर से पत्रकारिता में कि राजनीति पे लिखेंगे तो किसी संपर्क हो जाएगा, राजनेताओं से हमारे संपर्क हो जाएंगे, थोड़ा पत्रकारिता में हमारा उभार हो जाएगा, राजनेता पूछेंगे, उनके साथ में चाय पार्टी नाश्ता सब चीज़ होगा तो समाज में हमारा थोड़ा, परिवार में हमारा कलेवर, थोड़ा ओहदा थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, 10 लोग हमें पहचानेंगे, जानेंगे और कुछ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि भी हमारी पत्रकारिता के तहत हो सकती है, ये मन में रहता है। और यही वजह है कि हम पत्रकारिता में राजनीति की ओर अग्रसर अधिक होते हैं। अधिकतर बच्चों की रुचि राजनीति की ओर ही होती है। तो ग्लैमर है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये चीज़ ये मान लो आपकी जो भी पत्रकार राजनीति पर अपनी कलम चलाते हैं उनकी पूछ परख कुछ ज़्यादा होती है। संस्थान में भी उनकी पूछ परख ज़्यादा होती है और बाहर भी उनकी पूछ परख ज़्यादा होती है और ग्लैमर है थोड़ा सा। इस वजह से राजनीतिक लेखन की ओर अग्रसर होते हैं पत्रकार। ठीक बात है, होना भी चाहिए, लेकिन जितना अच्छा यहाँ लिखना है या जितने अच्छे यहाँ संपर्क बनते हैं उतना ही यहाँ आपको नुकसान भी होता है।
क्योंकि राजनेता उतने ही चतुर हैं जितना आप उनकी चतुराई की कल्पना करते होगे। बहुत ज़्यादा चतुर हैं राजनेता। वो पत्रकारों पर निगाह लगा के बैठे रहते हैं, कौन पत्रकार हमारे लिए अच्छा लिख रहा है। और जब तक आप अच्छा लिखते हो तब तक तो ठीक है। जहाँ आपकी कलम थोड़ी सी 19-20 हुई और उनके एंटी गई, बस समाप्त होने लगते हैं आपके रिलेशन। वो एक लंबा समय लगता है पत्रकारिता में। जब आप राजनीति पर कलम चलाते हैं तो राजनेता आपको सम्मान देते हैं, उसके लिए एक बड़ा लंबा समय लगता है। लेकिन इनिशियल लेवल पे जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत बच के चलने की ज़रूरत है। इसलिए यदि कलम की ताकत है आपके पास में और आपके लेखन की शैली आपकी अच्छी है, नो डाउट आप सफल राजनीतिक लेखक बन सकते हैं। तो मेरा कहना यह था कि राजनीतिक लेखन सहज नहीं, क्योंकि यहाँ शब्दों का जो जाल बुना जाता है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि आप देखो ना कि यहाँ आप महाभारत को बगैर पढ़े आप छोड़ नहीं सकते, रामायण के उद्धरण आपको चाहिए। यदि आप महाभारत के धृतराष्ट्र को नहीं समझते तो राजनीति में तो ढेर सारे धृतराष्ट्र बैठे हैं, और डायरेक्ट यदि आप उनका नाम ले दोगे तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। शकुनी मामा भी ढेर सारे हैं यहाँ। लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा शकुनी कौन है, पांडव कौन है, हस्तिनापुर क्या है, हस्तिनापुर का सिंहासन क्या है। क्योंकि यहाँ भी तो सत्ता ही है, और सत्ता के साथ में तो आपको बात करनी है, और आप सीधे सीधे बात कर नहीं सकते, आपको उदाहरण देना भी पड़ेंगे। यहाँ भी तो चौसर है, यहाँ भी चौसर बिछाई जाती है, यहाँ भी शतरंज की चालें चली जाती हैं, यहाँ भी हाथी सीधा चलता है, यहाँ भी पिद्दल मारी जाती है भाई। यहाँ भी सब है, वजीर भी यही हैं। लेकिन आपको उसके साथ में जब महाभारत को उदाहरण आप उठाओगे तो आपको चौसर का भी ज्ञान होना चाहिए कि चौसर क्या होती है। आपको रामायण के उदाहरण भी आपको याद करना पड़ेंगे। जब तो आप राजनीतिक लेखन में उन चीज़ों का उदाहरण देकर के साफ साफ निकल सकते हैं और रुचिकर होता है। क्योंकि हमारे पुराणों से और हमारे धार्मिक ग्रंथों से जो उदाहरण हमको मिलते हैं, उन उदाहरणों के सहारे ही हम राजनीतिक लेखन करते हैं। और चूंकि जो उदाहरण हमारे पास जो महाभारत से या रामायण से या फिर और पुराने धार्मिक ग्रंथों से हमको मिलते हैं, या कथानक जो वहाँ से हमको मिलते हैं, जो किस्से हमको मिलते हैं वहाँ से, उन सबको जहन में बिठाल करके रखना पड़ता है। और उन्हीं के माध्यम से हम टारगेट राजनीतिक लेखन में किसी को भी टारगेट करते हैं। क्योंकि सीधे सीधे यहाँ तीर नहीं चलाया जाता, यहाँ हमें देखना पड़ता है कि हम तीर ऐसा चलाएं कि उसके बाजू से निकल जाए, लगे नहीं लेकिन उसको एहसास हो जाए कि किसी ने मारा है हमको। तो आपको उस कला को सीखना पड़ेगा कि हम टारगेट को तो टारगेट बना के रखें, लेकिन तीर ऐसा साधें कि उसको लगे भी और एहसास भी हो जाए उसको, लेकिन वो ये दावा ना कर पाए कि तीर आपने मारा है। और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप उन पात्रों को चुनें जो पात्र आपने यहाँ वहाँ से इकट्ठे करके रखें। ये शस्त्र है आपका। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप पुराने ग्रंथों को ज़्यादा गंभीरता के साथ में नहीं कि मतलब आप बैठ जाएं, गीता ही पढ़ने बैठ जाएं, या आप रामायण ही घर में पढ़ने बैठ जाएं, या महाभारत ही आप पढ़ने बैठ जाएं, या भगवत गीता ही आप पढ़ें। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये किस्से कहानियाँ सारी चीज़ें आपने सुन रखी हैं, बस आपको यहाँ इसका प्रयोग करना है। उसी तरीके से आपकी रुचि नहीं है स्पोर्ट्स में, आप खेल से बिल्कुल अपने आप को दूर समझते हैं कि हमें खेल से कोई वास्ता नहीं है, तो भैया ऐसा काम यहाँ राजनीति में चलता नहीं। क्योंकि यहाँ भी चौके छक्के लगते हैं।
अब चौके छक्के आप क्रिकेट नहीं देखोगे, क्रिकेट का नॉलेज आपको नहीं होगा, तो चौके छक्के आप यहाँ कहाँ लगाओगे राजनीतिक लेखन में। यहाँ भी बाउंड्री बॉल क्रॉस करती हैं बॉल, यहाँ भी बाउंसर होता है, यहाँ भी क्लीन बोल्ड होते हैं। तो ये शब्द कहाँ से लाओगे? तो इन शब्दों का तो आपको लेखा जोखा रखना पड़ेगा और इनका शब्द संग्रह आपके पास में होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना इतिहास की ओर जाते हो, जितना धार्मिक ग्रंथों की ओर जाते हो, उतना आप खेल कूद की ओर भी जाओ। ठीक है, मान लिया कि अब जैसे इकोनॉमिक्स में आप एक्सपर्ट नहीं हो, अर्थशास्त्री नहीं हो आप, लेकिन अर्थशास्त्र का आपको ज्ञान तो होना चाहिए। हो गया है राजनीति में भी, यहाँ भी जैसे रुपया लुढ़कता है, ऐसे यहाँ राजनीति में लोगों का चरित्र और लोगों की प्रतिष्ठा भी वैसी लुढ़कती है। और आप जब तक इसको, राजनीति को जब तक आप बाजार से या इकोनॉमिक्स से आप जोड़ करके, और इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र में जो शब्दावली है उनका उपयोग आप नहीं करोगे, तो आप राजनीति में नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा ध्यान रखें, अपना इकोनॉमिक्स की जो शब्दावली है उसको भी थोड़ा ध्यान रखें, सट्टे बाज़ार को भी थोड़ा सा आप समझें, शेयर बाज़ार को भी आप थोड़ा सा समझें। ये तो तीन महत्वपूर्ण ये हैं कि इनको आप समझो, ये बेहद ज़रूरी है राजनीतिक लेखन के लिए, क्योंकि ये शब्दावलियाँ जो अलग अलग संकाय में जो बटी हुई हैं, उन सारे संकायों का जो शब्द कलेक्शन है वो आपके पास में राजनीतिक लेखन में उपयोग होता है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा खंगालें, और खंगालने के बाद देखें, थोड़ा स्पोर्ट्स पे नज़र डाल दें, थोड़ा इकोनॉमिक्स पे आप नज़र डाल दें, थोड़ी संस्कृति पे आप डाल दें, कुछ धरोहर आप दे दें, कुछ पुरातत्वों पर आप थोड़ी निगाह डालें। थोड़ी फिल्म की जो गॉसिप होती है उस पर आप थोड़ी सी नज़र डाल लें। तो ये यहाँ से जो शब्द चुन करके आते हैं, और फिर ये जो शब्द आपके पास में इकट्ठे हो जाते हैं, इन्हीं शब्दों का आपको उपयोग करना पड़ता है। हालांकि राजनीतिक लेखन की भी एक अलग शब्दावली है। उस षड्यंत्र को भी आपको, उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। जब भितरघात अब समझोगे तो पहले कि भितरघात क्या कहलाता है। जिस चुनावों की रिपोर्टिंग जब होती है, या फिर आप किसी चुनावी प्रक्रिया में जब लेखन होता है पत्रकारों का, तो आप उसको देखते होगे कि उसकी शब्दावली किस तरीके से होती है। प्रतिष्ठापूर्ण, कांटे का ताज पहना हुआ है, चतुष्कोणीय मुकाबला, आला कमान ने कहा, यहाँ भी चतुरंगी सेना लगती है, यहाँ भी सिंहासन डोलता है। तो ये सारी चीज़ जो है आपके पास में एकत्रित होना चाहिए, और इनको एकत्रित करने का प्रयास हमें करना चाहिए कि शब्द जो बिखरे पड़े हैं अलग अलग संकायों में, अलग अलग विधाओं में, उन शब्दों का उपयोग हम राजनीति में किस तरीके से करते हैं। इतना सहज नहीं होता कि जिस सहजता के साथ में आप सोचते हैं कि किसी राजनेता से आपके संबंध हो गया, किसी राजनीति में आपको करना है, तो आप उसको किसी भी तरह से लिख सकते हो। नहीं, क्योंकि स्थितियाँ ये है कि पत्रकार किसी भी व्यक्ति को या छोटे से भी व्यक्ति को उसका चरित्र का निर्माण करता है। आप छोटा सा आपके गांव का सरपंच होगा या पंच होगा, आप धीरे धीरे उसको फॉलो करते हो, धीरे धीरे उसके प्रति आपका लेखन आगे बढ़ता है, और आप उसको महिमा मंडित या फिर शब्दों के साथ में इस तरीके से ताज पहनाना शुरू करते हैं कि वो एक सरपंच धीरे से नगर पंचायत में मेंबर हो जाता है, तब भी आप उसका साथ नहीं छोड़ते, और आप धीरे 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 एमएलए तक, सांसद तक, आप उसको मंत्री तक आप बना ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ उनका खुद का कर्तव्य नहीं है, वो अपने दम पे अपना कर्तव्य करके यहाँ नहीं आए।
ये पत्रकारों की ही मेहरबानी है। पत्रकारों ने ही उनको इस तरीके से प्रमोट किया है कि जनता के बीच में उनकी छवि बन गई। तो यहाँ हम लोकतंत्र की भी उतनी मदद पत्रकारिता करती है जितनी बाकी स्तंभ करते हैं। हम चरित्र नहीं, हम पूरा पत्रकार देश निर्माण का भी काम करते हैं। और जब देश निर्माण की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो तो फिर यहाँ फूंक फूंक कदम रखना पड़ते हैं, क्योंकि आप छोटी सी भी गलती या छोटा सा भी शब्द कितना बड़ा बाबेला खड़ा करता है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो छोटी सी चीज़, छोटा बारीक छोटा शब्द पूरे कैरियर को नीचे ला करके पटक देता है। अच्छा बड़ा से बड़ा राजनेता भी एकदम से पटिए पे आ जाता है। वो सिर्फ लेखन की कला है, क्योंकि लेखन से ही आप उसको निर्मित करते हो, अपनी ही कलम से आप उसको एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करते हो। तो आप ये कह नहीं सकते कि बड़ा सहज लेखन है। और अकेले एक आदमी के साथ नहीं, पूरी राजनेता या पूरी राजनीति के साथ में आप कदम से कदम मिलाकर के चलते हो। आपके एक एक मूवमेंट पे, राजनीति के एक एक मूवमेंट पे, राजनेताओं के एक एक मूवमेंट पे पत्रकारों की नज़र होती है। और अच्छा बुरा सब पत्रकारों के पास में लगभग उनकी जानकारी में रहता है। हम बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उजागर करते हैं। आप पत्रकारों की पेट की थाह लगा नहीं सकते कि पत्रकारों के पेट में कितनी बातें छुपी रहती हैं। और नो डाउट जब पत्रकारों को ऐसा लगता है कि हमारे देश पे खतरा है या हमारे समाज पे खतरा हुआ या व्यक्ति विशेष ये खतरनाक साबित होने वाला है इस देश में या लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा, तो पत्रकारों की कलम चलती है, लेकिन बहुत बचा के चलते हैं। ये बचाने वाले शब्द कहाँ से आएंगे आपके पास? क्योंकि वो तो बाहुबली हैं, दबंग हैं, उनके पास में प्रशासन की चाबी है, सब उनकी बात सुनते हैं, आपको किसी भी मामले में उलझा देंगे। ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि राजनेताओं से पंगा लेना पत्रकारों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पंगा लेने की स्थिति बहुत लंबे अंतराल के बाद आती है, जब आप स्थापित हो जाते हो तब। इसके पहले संभव नहीं है। इसके पहले पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। बिल्कुल नहीं। आपको तो शब्द जाल ही बुनना है। अभी शब्द जाल तैयार करने का ही आपको हुनर सीखना है इस समय। अभी आप जाल बुनना सीखो। अभी आप जाल फेंकने के लायक नहीं हो, मछली फांसने के लायक नहीं हो। इसलिए पहले जाल को बुनो। और जिस जाल को बुनने की तैयारी आपको करनी है वो है सिर्फ शब्दावली। क्योंकि शब्दों की मार बहुत भारी होती है। शब्दों की मार ऐसी होती है कि आदमी तिलमिला भी नहीं पाता। वो देखते हो ना आप पत्रकार समाचार पत्रों में जो राजनीतिक लेख आपको दिखाई देते हैं और राजनीतिक कवरेज जो आपको दिखाई देते हैं, वो कितने भारी भरकम साबित होते हैं। वह ऐसे भारी भरकम नहीं होते, क्योंकि हम कोई शस्त्र उठा करके उनके ऊपर आघात नहीं करते, हम शब्दों से ही आघात करते हैं उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है, और चतुराई का काम भी ये पत्रकारिता में है, कि हम अपनी बात को कह जाते हैं और सामने वाला उस बात को समझ भी जाता है, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता कि आपने हमको ही टारगेट किया या हमारे लिए ही आपने लिखा है। हम ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने देते। यही तो कला है पत्रकारों की, और इसी कला को तो सीखना है कि कैसे हम किसी को टारगेट करें, हम कैसे किसी के विरुद्ध या किसी को पक्ष में किस तरीके से लिखें। भाई विरुद्ध तो आसानी से लिखा जा सकता है, और विरुद्ध में लिखने में बड़ा जोखिम का भी काम है, लेकिन पक्ष में लिखने के लिए किसी की प्रशंसा आप कब तक करोगे?
अलग समझ में आने लगता है कि आप किसी के पीछे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो। उसी तरह किसी के विपक्ष में आप लिख रहे हो तो ये भी समझ में आ जाता है कि आप किसी के पीछे पड़े हुए हो। हम इन दोनों चीज़ों से बचते हैं यहाँ, ना हम आपके पक्ष हैं ना आपके विपक्षी हैं। हम बैलेंस में चल रहे हैं, बीच में। हम बीच के लिए वो भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने बाले बाले कह दिया हमने, इशारे में हम चीज़ों को प्रस्तुत कर देते हैं। इशारा ही, शब्द ही इशारे हैं। वो इशारे के शब्दों को आपको पहचानना होगा, तब तो जाकर के बात बनेगी, तब जाकर के आप अपनी कलम को चला पाएंगे। क्योंकि यहाँ तो घटनाक्रम और सारी चीज़ें बिल्कुल फ्लैट होती हैं, सामने दृश्य दिखाई देता है आपको, सब पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर होती है, कुछ भी छुपा नहीं होता। लेकिन इसको उजागर करने का काम तो आपका है, और उजागर आप कैसे करोगे, ये कला आपको सीखना है। और ये कला तभी आप सीख सकते हो जब आप कुछ पुरानी किताबों का गंभीरता के साथ में अध्ययन करें। और पुरानी किताबें मीन्स आपके पास में आपको जो भी मिल जाए, बिल्कुल ये आप नहीं सीख सकते इस तरीके से कि हम एक राजनीतिक लेखन की या आर्टिकल्स की एक किताब उठा लाएं या अखबारों की ढेर सारी कतरन को राजनीतिक लेखन की ले आएं और उससे आपको समझ में आने लगेगा कि साहब ये इस तरीके का फॉर्मेट है। तो इसका फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, इसका फॉर्मेट आप तय करते हो। क्योंकि सब पत्रकारों का राजनीतिक लेखन बिल्कुल अलग अलग होता है, सब अपनी अपनी एक शैली उनकी बनी हुई है लिखने की, एक कला है, और उसमें आप भी शामिल हो रहे हो। और इस भीड़ में यदि आप शामिल होने की चेष्टा कर रहे हो तो आप भीड़ के हिस्से बन जाओगे, और फिर आपकी पहचान कुछ नहीं होगी। तो भीड़ की कोई पहचान होती है क्या? आप भीड़ में शामिल हो गए, एक दिन खो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा कि भीड़ में कौन शामिल हुआ था, कहाँ गया। इस भीड़ का एक अलग हिस्सा बनना है हमको। हम तमाम लोगों की बातें सुनते हैं, कुछ एक लोग ऐसे होंगे जिनकी बातें आपको पसंद आती हैं, जिनको सुनना आपको पसंद होता है। हम बहुत सारे राइटर्स को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही आपके जीवन में ऐसे होंगे जिनको आप पढ़ना चाहते हो। सब कोई को तो नहीं पढ़ते, आप वही किताबें पढ़ते हो ना जो पसंद आ रही है। जरूर तो नहीं कि जो पसंद नहीं आ रहा हो उसको आप पढ़ते ही चले जाओ, क्योंकि रुचि है ना आपकी। जब तक आपकी रुचि किसी चीज़ में नहीं होगी आप कैसे पढ़ोगे? जबरिया आप राजनीतिक लेखन पे कलम तो नहीं चला सकते, आपके मन की यहाँ नहीं चलती कि आपने मन में तय कर लिया कि हम तो राजनीति पे ही लिखेंगे, तो संभव नहीं है आपके लिए। संभव तब हो सकता है जब आप सारी चीज़ों को समझें। समझने का मतलब ये है कि आप राजनीतिक कलेवर को भी तो आप समझो, राजनीति की विचारधारा को भी तो समझो, राजनीतिक दलों की विचारधारा को समझो, उस विचारधारा का इतिहास भी तो आप समझो, और फिर राजनीतिक दलों के जो माइलस्टोन, जो नींव के पत्थर हैं, आप उनको भी तो समझो। वो भी जरूरी है आपके लिए। तो आपको इतिहास, अकेला राजनीति का भी इतिहास आपको उतना ही बेहद जरूरी है जितना बाकी चीज़ों का भी पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानना चाहते हो तो आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को तो समझो। और मुझे भारतीय जनता पार्टी को समझने की चेष्टा यदि आपने करी है तो आपको आरएसएस को भी तो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी तो समझना पड़ेगा, उसकी भी तो नीतियों को आपको समझना पड़ेगा, उसके भी नेताओं को तो आपको समझना पड़ेगा। यदि कांग्रेस की आप बात करते हो कि हम राजनीति में कांग्रेस हमारा एक मॉडल रहा है, वो कांग्रेस की विचारधारा यदि आपके साथ में कहीं मैच करती है और आप लेखन करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप कांग्रेस के इतिहास की ओर जितना आप पढ़ने लिखने की चेष्टा करते हैं उतना ही अधिक आपको भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को भी देखना सुनना पड़ेगा।
और यदि इन दोनों के बाद में यदि आप चाहते हो कि दक्षिणपंथ या वामपंथी की ओर यदि आप या समाजवाद की ओर आदि आप जाना चाहते हो, तो ये जो वाद हैं इनको भी तो आपको समझना पड़ेगा कि साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या है, आरएसएस किस विचारधारा को बिलोंग करता है, कांग्रेस की कैसी विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा का क्या अर्थ होता है। जब इन सारी चीज़ों को यदि आप समझोगे तब जाकर के आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि यहाँ जो शब्दावली कोई कांग्रेस के लिए अलग शब्दावली का निर्णय नहीं हुआ, या वहाँ शब्दावली अकेली नहीं है कि कांग्रेस के लिए शब्दावली अलग है, भारतीय जनता पार्टी के लिए शब्दावली अलग है, समाजवादी पार्टी के लिए शब्दावली अलग है। हमेशा मिश्रण है ये। इन सारी विचारधाराओं को यदि आप समझते हो तो आपके पास में एक ग्राउंड तैयार हो जाता है, एक आपके पास में बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो जाता है लिखने के लिए, और किसी का आकलन करने की आपको सुविधा हो जाती है, किसी को क्रिटिसाइज करने का आपके पास सुविधा हो जाती है, किसी की आलोचना समालोचना करने के लिए आपके पास में एक मैदान मिल जाता है। ये तभी संभव है जब आप इन चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ में, गंभीरता के साथ में आप पढ़ें। मोटी मोटी किताबें मत उठाओ भाई, छोटी छोटी किताबें उठाओ, छोटी चीज़ों को पढ़ना सीखो। ये छोटे छोटे शब्द राजनीति में जो इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग विषयों से जो आते हैं, भाई घर में अकेली चहारदीवारी नहीं होती भाई, किसी बंगले की चहारदीवारी नहीं होती, चहारदीवारी तो यहाँ भी होती है। यहाँ सब कुछ है, घरौंदा भी यही है, आंगन भी यहाँ है, वंश परंपरा भी आपको यही देखने को मिलेगी। जातीय ध्रुवीकरण हुआ, सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ, आपका आरक्षण का ताना बाना आपके पास में है, जाति विद्वेष आपके पास में है, धार्मिकता आपके पास में है, संविधान आपके पास में है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस क्षेत्र से हो, जहाँ से भी हो, जिस प्रदेश से हो, आप वहाँ की एक विचारधारा, वहाँ का भी एक शब्दकोश आपके साथ में जुड़ा हुआ है। और इन शब्दकोशों के साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ से जो शब्द हम चुन के लाते हैं और उन शब्दों का यदि हम राजनीति में, लेखन में उपयोग करते हैं तो मज़ेदार चीज़ आती है सामने। ज़रूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश के बारे में यदि आपको लिखना हो तो आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर आएँ। नहीं, यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से शब्दों को चुन कर के ले आते हैं और वहाँ की ठेठ शब्दों को भी आप इस्तेमाल करते हैं तो लेखन की वैरायटी और उसमें उसको रुचिकर बनाने में बहुत सहजता होती है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ सबकी दिलचस्पी है। यहाँ कोई इस चीज़ नहीं होता कि सिर्फ राजनेता ही, एक वर्ग नहीं है इसका कि सिर्फ राजनेता ही इसको पढ़ रहे हैं और कोई नहीं पढ़ता। सिर्फ एक यही विषय एक ऐसा है जिसको हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति की निगाह राजनीति में, हर व्यक्ति की दिलचस्पी राजनीति में है। और ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि जो वर्ग जैसा है, भाई राजनीति में रुचि, पान ठेले पे भी सबसे ज़्यादा गपशप होती है, चाय की गुमटी पे भी सबसे ज़्यादा राजनीतिक गपशप, सबसे ज़्यादा गपशप है तो चाय की टपरी पे होती है, नाई की दुकान में होती है, गांव की चौपाल पे होती है। और चार मित्र जहां बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं और वहां भी राजनीति की ही चर्चा होती है। हिंदुस्तान की तो स्थिति ये है कि यहाँ चार मिले नहीं कि वहाँ सिर्फ राजनीति की चर्चा के अलावा और कोई चर्चा होती नहीं। एक छोटा सा मजदूर भी पढ़ना
और समझना उसके बूते के बाहर है, पढ़ नहीं सकता, वक्त भी नहीं उसके पास पढ़े, लेकिन तीसरे से दूसरे से सुनना चाहता है। तीसरा चौथा जो भी है दूसरा, उसने पढ़ के आया है। और फिर राजनीतिक लेखन में फिर यहां ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्ग यहां सारे वर्ग राजनीति को समझना और राजनीति की धारा और दिशा से पूरी तरह से जुड़ा रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसको पल पल की खबरें मिलें राजनीति की, कि हो क्या रहा है। इसलिए बहुत जरूरी ये हो जाता है कि आप सहजता को यहां अपनाएं, उसी बोलचाल की भाषा को अपनाएं जो वही हाथ ठेले वाला बोलता है, वही सब्जी वाला जो बोलता है, वही जो आप दो मित्रों के साथ में बैठ करके चर्चा करते हो, वही सहजता के साथ हजम हो जाएं वो शब्द। क्योंकि आपको उन्हीं लोगों को समझाना है जो लोग राजनीति से प्रभावित हैं, क्योंकि बड़े लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। ब्यूरोक्रेट्स राजनीति के कुछ हिस्से को ही समझना बूझना चाहते हैं, अफसर कुछ चीज़ों से ही उनकी रुचि होती है, लेकिन आम जनता जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, जो रोज़ दाल रोटी की जुगाड़ में, रोटी सब्जी की जुगाड़ में लगा हुआ है, जो मेहनत कश है, मजदूर है, काम करने वाला है, यहाँ तक कि महिलाएं भी जो घरेलू हों या कामकाजी हों, तो राजनीति में जब तक उनके बर्तन भाड़े यदि आप नहीं टकराओगे तब तक तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो भाषा तड़के की ही समझ में आएगी। और जीरे का लगाओ या फिर आप मिर्ची का लगाओ, लेकिन उनको तड़का चाहिए, क्योंकि तवा गरम तो उनका ही होता है। क्योंकि तवा गरम यदि आप समझ रहे हो कि तवा गरम को मैं राजनीति से वो अलग कह रहा हूँ, तो तवा गरम तो राजनीति में बहुत होता है भाई। और यहाँ तड़के और छौंके कितने लगाए जाते हैं आप समझो, तो आपको तो किचन में भी घुसना पड़ेगा शब्दावली के लिए। और जो गालियाँ हमारे यहाँ तो बड़ी सहजता के साथ में उपसर्ग प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल होती हैं, इन गालियों को क्या करोगे? बड़ी शालीनता के साथ में राजनीति में भी इनका उपयोग हो जाता है। ये चौक चौबारे कहाँ से लेके आओगे? ये मंडप सस्ता है, ये कहाँ से लेके आओगे? ये डोली उठती है, कहाँ से लाओगे? ये कांटों का ताज का बबूल के कांटे खट्टे किए हमने, ये सिंहासन बत्तीसी कहाँ से लाओगे? किस जमाने में हुई है? महाकाल को भी शामिल करोगे, महाकाल का प्रकोप कहाँ से आएगा? शंख तो तब बजा था जब महाभारत युद्ध हुआ था, लेकिन शंख ध्वनि तो अभी भी राजनीति में बजाई जा रही है। ऐसा कोई टारगेट नहीं है राजनीति में। अभी युद्ध है, राजनीतिक युद्ध जो शंख बजा करके नहीं होते। ढोल नगाड़े भी तो यहाँ बजते हैं, तबला भी यहाँ बजाया जाता है, और यहाँ तो पिछवाड़ा भी सुझा देते हैं लोग राजनीति में। अब आप ये कहोगे कि ये शब्द गलत है, तो राजनीति में तो इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। और चांटा मार के जिस दिन आपका गाल लाल हुआ था, तो यहाँ तो बगैर शब्दों के ऐसे चांटे मारे जाते हैं कि चेहरा क्या पूरा शरीर लाल हो जाता है। तो क्या राजनीति में पुलिस वाले जो 3rd डिग्री देते हैं, इस्तेमाल करते हैं शब्द, तो 3rd डिग्री क्या यहाँ इस्तेमाल नहीं होती क्या? अपराध का ज्ञान यदि आपको नहीं है, क्रिमिनोलॉजी को आप थोड़ा सा नहीं समझते हो, क्राइम की शब्दावली को यदि आप नहीं समझोगे, तो राजनीति में आप कैसे कर पाओगे? तो आपको तो क्राइम से भी चाहिए। तो अपराध का भी थोड़ा सा ज्ञान हो आपको,
कि किस तरीके से होते, क्योंकि राजनीति में तो आज की तारीख में यदि आप देखोगे तो आधा तो अपराध को लेकर के शब्दावली आपको चयन करना पड़ेगी, क्योंकि पृष्ठभूमि ही बदल गई है। और जिस पृष्ठभूमि बदल गई है और राजनेताओं को यदि उसी भाषा में समझना है और समझाना है तो आपको उसी पृष्ठभूमि से शब्दों का चयन करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको तो और कुछ समझ में आएगा नहीं और लोगों को भी समझ में नहीं आता। लोगों को भी तो आपको वही समझाना पड़ेगा जो वो समझना चाहते हैं, जिस भाषा में, वही शब्द। आप सभ्यता नहीं दिखा सकते यहां, लेकिन बस सिर्फ फर्क ये होता है कि हम शब्दों में शालीनता बरतते हैं, शालीनता के साथ में। हम कांटे के हंटर नहीं मारते यहां। हम तो गुलाब से आपको मारते हैं। हमारा हंटर, हमारा चाबुक तो आपको देखना पड़ेगा यहां कि किस तरीके से आप शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहां तो आगे पीछे देखना ही पड़ेगा आपको कि हम घुड़सवारी किस तरीके से होती है। अब आप ये कहो घुड़सवारी कहां से आ जाएगा, तो राजनीति में कितने घुड़सवार हैं। यहां जूतम पेजार नहीं होती क्या? यहां फुटबॉल नहीं बनाया जाता क्या किसी को? यहां पेनाल्टी कॉर्नर नहीं है क्या? यहां कैच आउट नहीं होते? यहां क्लीन बोल्ड नहीं होते? यहां लोगों को करंट नहीं लगता? तो मुहावरे भी तो यहां आ जाते हैं। दूध का दला जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो मुहावरे भी और कहावतें भी तो यहां शामिल हो जाती हैं। क्योंकि आप सामने से सीना फुला करके राजनीति में लड़ नहीं सकते, और हम पत्रकार सिर्फ सीना फुलाते हैं शब्दों का ऐसा सीना फुला देते हैं कि उसके सामने बाहुबली राजनेता भी छोटा बौना साबित हो जाता है। और कई उदाहरण आपने हिंदुस्तान में देखे हैं कि पत्रकारिता के सामने नतमस्तक हुए हैं ये, और लड़ा नहीं, मीडिया इनसे लड़ने नहीं किया, भिड़ने नहीं किया, कभी गोलीबारी नहीं की, कभी इनके ऊपर इनके खेत खलिहान नहीं लूटे, कभी बुलडोजर नहीं चलाया। लेकिन पत्रकारिता ने उनको अपने शब्दों की जो गोलीबारी की है उससे ये धराशाही हो गए। तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप जहां भी हैं, चाहे बस से यात्रा कर रहे हों, चाहे ट्रेन से यात्रा कर रहे हों, या पैदल यात्रा कर रहे हों, या बैलगाड़ी पे यात्रा कर रहे हों आप, या साइकिल से जा रहे हों आप, या घनघोर अंधेरे में लालटेन लेकर के आप जिंदा हों, या आप झाड़ू लगा रहे हों, या कमल का फूल खिला रहे हों, या पंजा दिखा रहे हों, ये सारे तो यहीं से शब्द आए हैं ना। तो इन शब्दों की व्याख्या जब आपको करना होती है तो आपको उसी जनमानस के बीच में जाना होता है जिनके लिए ये लिखा जा रहा है। तो गंभीर लेखन नहीं है ये, प्रकृति इसकी गंभीर है। बहुत शालीनता के साथ में यहां प्रस्तुतिकरण किया जाता है, बहुत सभ्यता के साथ में। गाली भी दें तो ऐसा लगे कि फूल बरसा रहे हो, गदगद हो जाए सामने वाला। वही तो चतुराई है राजनीतिक लेखन की कि आप किसी को गाली दो तो भी उसको समझ में ना आए कि आपने उसको गाली दी है। आप उसकी टांग खींचो, इसके बाद भी उसको समझ में ना पड़े कि वो आप टांग खींच रहे हो उसकी, वो गदगद रहे कि वाह क्या लिखा गया है। एहसास नहीं होने देता, एहसास होना भी नहीं चाहिए, तभी तो सफलता है आपकी लेखन की।
कि आप गर्दन काट दो और दर्द भी ना हो। गिरा दो, आप सड़क पे खड़ा कर दो। जो व्यक्ति की जय जयकार हो रही हो, उस व्यक्ति को आप नीचे जमीन पे लेटा दो, और जमीन पे लेटे हुए व्यक्ति को आप विधानसभा और संसद में पहुंचा दो, या वहां ना पहुंच पाए तो आप उसे सर्वमान्य नेता बना दो। इस शब्दों का ताना बाना है। तो आपको लिए जरूरी यह है कि आप शब्दों के इस ताने बाने को बोलने के लिए आप डिफरेंट सारी चीज़ों को, जो चीज़ें आपको समझ में आती है, जहां से भी जो भी पढ़ने को मिल जाए, कोई कचरा नहीं होता। लिखी हुई चीज़ें कहीं से भी कोई कचरा नहीं होती। हम तो कह रहे कचरा साहित्य भी पढ़ डालो, जिसमें आपकी रुचि नहीं है, जिसको आपने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि नहीं, इस टाइप का नहीं पढ़ना चाहिए, आप उसको ही पढ़ लो। कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। और कुछ शब्द आपके पास में जब आप पढ़ते हो तो कुछ शब्द आपके पास में ऐसे मिल जाते हैं जिनको आपको प्रयोग करना है। यहाँ प्रयोग ही है, राजनीति में प्रयोग ही है, शब्दों का प्रयोग ही है कि आप किस कला के साथ में, किस हुनर के साथ में और किस आइडिया के साथ में इसको प्रयोग करते हो। और प्रयोग आप तभी कर पाओगे जब आप कलम उठाओगे। आप दिमाग में सोचते बहुत कुछ हो, आप सोच लोगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, लेकिन आप लिखोगे नहीं। जब आप लिखोगे ही नहीं तो आपके पास में जो शब्दों का भंडार है वो आपके सामने नहीं आएगा। ये छुपा हुआ है। ये वो खजाना है जो धरती के अंदर नहीं बल्कि आपके सीने में गड़ा हुआ है। आपके मस्तिष्क में चिप में बिल्कुल स्टोरेज है, ठीक कंप्यूटर की तरह। जब तक आप निकालोगे नहीं उसको, तब तक आपको उपयोग करने का उसका तरीका आपको पता नहीं लगेगा। ये संग्रह है, धन है। शब्द भी एक धन है। आप इसको जितना खर्च करोगे, जितना खर्च करते चले जाओगे, आपको उतना ही भरता चला जाएगा। लेकिन खर्च करना सीखो, पहले आदत तो डालो कि खर्च कैसे किया जाता है। जैसे ही आप शब्दों को खर्च करना शुरू कर देते हो, वैसे नए शब्द आपके पास में आने लगते हैं। मांझना पड़ती है कलम को। ऐसे एक दो दिन में नहीं हो जाता कि 2 आर्टिकल आपने लिख दिए हैं तो आप राजनीतिक लेखक हो गए या राजनीति पे आपकी कमांड हो गई। ऐसा नहीं है। धीरे 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 छोटी छोटी चीज़ें आपको पकड़ना पड़ेंगी, तब जा कर के आपको थोड़ी शब्दावली आपको मिलेगी, थोड़े शब्दकोश आपका बढ़ेगा, थोड़े दूसरी चीज़ों से आपको शब्दकोश का भंडार आपको मिलना शुरू होगा, दूसरी भाषाओं से आपको मिलेंगे, बोलियों से आपको शब्द मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर वो ठेठ शब्द जो गांव के चौपाल पे बोले जाते हैं, क्योंकि गांव वालों को तो आप वही समझाओगे ना जो चौपाल पे बोला जाता है। कुत्ता घसीटी तो वहीं से होगी। अब आप कहो कुत्ता घसीटी कहाँ, हम कहते हैं ना सामान्य रूप से कुत्ता घसीटी हो गई। अरे कुत्ता घसीटी आपको शहर में थोड़ी मिलेगी। कुत्ता घसीटी तो आपको गांव के चौपाल में मिलेगी, पंचायतों में आपको मिलेगी कुत्ता घसीटी। विधानसभाओं में तो छीछा लेदर होती है। और ये शब्द तो वही है भाई, प्रचलित शब्द हैं जो प्रचलन में चल रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको वही सोचना है जैसा लोग सोचते, जो लोग समझते। आपको अलग नहीं सोचना। आप वैसा ही सोचो कि जो एक व्यक्ति आपके सामने कम बुद्धिमान है, जिसको आप बुद्धिमान नहीं मानते हो, वो आपसे राजनीति सीखना चाहता है। वो सुनना चाहता है कि इस देश में राजनीति की स्थिति क्या है, नेताओं की स्थिति क्या है।
और बड़ी सहजता के साथ में जब आप उसके साथ में घुल मिल जाओगे, उसके ही शब्दों में आप घुल मिल जाओगे, तब आप अपनी बात को उसके पास रख पाओगे। तो अलग से कोई व्याकरण या अलग से कोई डिक्शनरी राजनीतिक लेखन की तैयार नहीं की गई है। ये पुराने पत्रकारों ने धीरे धीरे अपने संग्रह के साथ में ला करके एक विधा तैयार कर दी राजनीतिक लेखन की। ये एक दिन दो दिन में तैयार नहीं हुई है और सतत बदलती चली जा रही है। यहाँ टूल्स बदलते चले जा रहे हैं, मापदंड यहाँ बदलते जा रहे हैं शब्दों के, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से विकसित हो रहा है देश, जिस तरीके से भाषाएं परिमार्जित हो रही हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस तरीके से नए शब्द हमारे पास आने लगे। राजनीति व्हाट्सएप से भी होने लगी भाई। सोशल मीडिया के शब्दों को आप कहाँ छोड़ दोगे? सोशल मीडिया पे तो वो टपोरापन चल रहा है। तो वो टपोरी जो भाषा जिसको आप समझते हो कि टपोरी भाषा है, क्योंकि राजनीति को कोई सभ्य लोगों को थोड़ी समझाना है आपको। या पढ़े लिखे लोग तो विद्वान हैं, ऑटोमेटिकली उनके पास में तो इतना नॉलेज है कि आपको उनको समझाने की आवश्यकता नहीं। वो राजनीति आपसे ज़्यादा जानते हैं। वो तो तथाकथित रूप से बहुत ज़्यादा ज्योतिषी हैं भाई। वो तो अपने आप को महापंडित समझते हैं राजनीति का। उनको क्या समझाओगे आप? समझाना तो उनको है जिनको राजनीति से लेना देना है, और लेना देना नहीं बल्कि अपने भविष्य से, अपने जीवन से लेना देना है। वो राजनीति में दिलचस्पी उनकी सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य क्या होगा। तो आपको उनको समझाना है कि वर्तमान और भविष्य के बीच का जो सफर है वो किस तरीके से तय होगा। उस रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं, क्या परेशानियां हैं, आप उनको उसी गंवई भाषा में, शहरी भाषा ही में तो समझाओगे। तो एक ठेठ भाषा का भी यहाँ बड़ा महत्व है। क्षेत्रीय बोलियों का जितना महत्व, उतना ठेठ भाषा का भी महत्व है आपको। अंग्रेजी के भी शब्द जो यहाँ वहाँ से जो गिरे पड़े हुए हैं, उनका भी उपयोग अब राजनीतिक लेखन में बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और नो डाउट कि पत्रकारिता में पिछले कई वर्षों से कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े हुए जो बच्चे आए हैं, जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वो यहाँ अच्छा लिख रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हिंदी के ऊपर तो उनका है जो कमांड, भले ही उतना ना हो, लेकिन जितना भी हिंदी का ज्ञान उनके पास में है, उससे अधिक उनके पास अंग्रेजी का ज्ञान है। तो अंग्रेजी के शब्दों को वो हिंदी में इस तरीके से उन्होंने उपयोग करना शुरू कर दिया कि अब ऐसा लगता नहीं है कि वो अंग्रेजी के शब्द हैं। फिर एक चीज और है, उर्दू की यदि नॉलेज है आपको और उर्दू के कुछ शब्दों का आपके पास में जानकारी, उर्दू के शब्दों की आपके पास में है, यदि आप शेरो शायरियाँ थोड़ी पढ़ते होगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको लिखने में। तो यहाँ बेहद ज़रूरी है कि आप अलग अलग विधाओं में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, उन सारी विधाओं के शब्दों को आप राजनीति में उपयोग कर सकते हैं। तो मिश्रित है, एक खिचड़ी है, हर टाइप की दाल चावल में डाल दो आप, ढेर सारी, छौंका भी लगा दो, जो घर में रखी सब्जियां वो भी काट के उसमें डाल दो। खिचड़ी का स्वाद ही अलग होता है। इसीलिए कहते हैं ना, राजनीतिक लेखन का भी स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो डिफरेंट, अलग अलग। एक पैरा पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी मिठास लगेगी, अगला जैसे ही आया तो बस हल्का सा झंझनाटा लगेगा, थोड़ा और नीचे उतरे तो चटपटा, फिर नीचे उतरे तो और ना जाने कौन कौन से स्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्वाद कहाँ से आते हैं भाई? बड़ा स्वादिष्ट होता है राजनीतिक लेखन।
अलग अलग टाइप के स्वाद मिलते हैं यहाँ, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बेहतरीन खिचड़ी पकाई जाती है। तो खिचड़ी बनाने का तरीका भी तो आप समझो कि खिचड़ी ऐसे थोड़ी बन जाती है। सबके गुण अलग अलग हैं भाई, दाल अलग अलग वैरायटी की होती हैं, दालों के गुण अलग अलग हैं। तड़का लगाओगे वो अलग है, अब हींग से लगाओगे कि जीरा से लगाओगे कि लहसुन से लगाओगे, ये आपको फैसला करना है। और ना फिर घी से तड़का लगाते हो या फिर राई के तेल से, सरसों के तेल से लगाते हो, या सामान्य मूंगफली के तेल से या सोयाबीन के तेल से लगाते हो, ये भी आपको तय करना है। और फिर उसकी विधि, ये खिचड़ी तेज आंच पे पकानी है, मध्य आंच पे पकानी है। और बीरबल ने जो खिचड़ी पकाई थी तो आज तक अपने सामने नहीं आई और आज तक पकी रही है। हम राजनीति में खूब बीरबल की खिचड़ी पका रहे हैं। हम आसमान में वही तोते उड़ा रहे हैं, सीखे सिखाए राजनीति में। गाँव महल खड़ा कर रहे हैं आसमान में उड़ उड़ के। तो बड़ा अलग अलग सिस्टम है भाई यहाँ। यहाँ तो सारी चीज़ें हैं भाई। हाँ, तो कौन सा आप छोड़ सकते हो, ना कचौड़ी छोड़ सकते हो, ना समोसे, ना जलेबी, ना पोहा जलेबी। यहाँ तो पोहा जलेबी की भी राजनीति होती है भैया। आप पोहा जलेबी को कहाँ छोड़ दोगे। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग खान पान के साथ में राजनीति चलती है। बिहार में चले जाओ तो साहब वो चूड़े के साथ में चल जाती है, मतलब लिट्टी चोखा की पार्टी चलती भाई राजनीति में। और राजनीति में कॉकटेल भी चलता है भाई। तो डिनर लंच के साथ में सब कुछ होता है यहाँ। सुबह का खाना भी होता है, लंच भी होता है, ब्रेकफास्ट भी होता है, सब होता है। तो आपको तो यहाँ उपयोग करना सीखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से लंच करोगे या डिनर करोगे, या ब्रेकफास्ट ही छोड़ के चले जाओगे। तो शाम को 6 बजे के बाद में अंथऊ करोगे, कलेवा करोगे, ये भी आपको तय करना है। तो यहाँ तो आपको वो सारी चीज़ें आपको उपयोग में आ जाएंगी। जो चीज़ें आपके पास में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ उपयोग नहीं करना, तो राजनीति है क्या भैया। राजनीति यही तो है, सबकी खिचड़ी तो है यहाँ। और जब खिचड़ी पका रहे हो तो सारा मटेरियल के जो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग गुण हैं, उन सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना तो ज़रूरी है। तो ज़रूरी है ये है कि आपकी जो बोल चाल की चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में जो दिनचर्या है आपकी, जैसे आप जीवन जी रहे हो, जिन लोगों के साथ में उठते हो, बैठते हो, जहाँ चर्चा करते हो, जहाँ ओढ़ना बिछाना आपका जिस तरीके से है, तो राजनीतिक लेखन में तो यही चलता है भाई। और यहीं से आपको शब्दावली तय करना पड़ती है, यहीं से शब्द आपको बनना शुरू हो जाते हैं। ये राजनीति ही तो है भाई, जो गंगा किनारे बैठ करके और लोटे से नहाते हैं लोग, स्विमिंग पूल में तैरते हैं और गंगा किनारे लोटे से नहाते हैं। तो आपको इतिहास को तो ये समझना पड़ेगा कि गंगा में डुबकी लगाई जाती है भाई, स्विमिंग पूल में नहीं लगाई जाती। लेकिन हम राजनीति में तो भैया यही करते हैं और यही सिखाते हैं कि गंगा किनारे लोटा लेके नहाओ तब तो सुरक्षित, तो डुबकी लगाओगे तो भैया डूब ही जाओगे। स्विमिंग पूल में तो बचाने का साधन मिल भी जाएगा, बचा भी लेंगे, गंगा में डूबोगे तो बचाएगा नहीं कोई। गंगा का प्रवाह बड़ा तेज है। तो गंगा के इतिहास को भी तो आपको समझना पड़ेगा, और जितना आप गंगा को समझते हो उतना नर्मदा को भी समझना पड़ेगा। अलग अलग नदियों के साथ में, अलग अलग क्षेत्रों के साथ में वहाँ के इतिहास को और वहाँ की परंपराओं को, वहाँ की संस्कृति को यदि आप जानते, बूझते हो और समझते हो तो राजनीति में लिखना आपके लिए सहज होगा और बड़ी चतुराई के साथ में आप लिख सकते हो। तो सच बोलूं तो ये चतुराई का लेखन है, यहाँ कोई बौद्धिकता की जरूरत नहीं है।
कि बहुत ज़्यादा बौद्धिक कौशल आपका हो। यहाँ उस कौशल की ज़रूरत है, अब रसोई अच्छे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो स्वाद जो है ना मटेरियल का नहीं है भाई, मटेरियल तो अपनी जगह है, यहाँ तो हाथों में जस है। कहते ना कि मटेरियल आप कितना भी अच्छा रख दो, सब चीज़ रख दो, लेकिन वो खाने में वो स्वाद नहीं आया। तो ये हाथ हाथ का फर्क है भैया, स्वाद तो हाथों में है, स्वाद कहीं और से नहीं आता। तो जब हाथों में स्वाद आपको बनाना है तो इन पांचों उंगलियों को और आपके मस्तिष्क को और आपके दिल को वहीं ले जाना होगा जहां आप रचे बसे हो। आप सिर्फ कौशल आपका है कि आप इनको समझो, इनको समझो, लेकिन आप इनके सामने पंडित मत बनो। राजनीतिक लेखन वो है, मूर्ख नहीं कह रहा आपको कि आप मूर्ख बनो, लेकिन चतुराई इसी में है कि आप सिर्फ समझो, आप सिर्फ सुनो। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको दिशा राजनीतिक लेखन की बदलनी है और किस रो में चलना है हमको। तो आप रसोई अच्छे बन जाओ, थोड़ा रुचि पैदा कर लो, क्योंकि बगैर रुचि के ये लिखा नहीं जा सकता, ये पढ़ा नहीं जा सकता, कह ही नहीं सकते आप सहजता के साथ में। आप नहीं, आप बड़े मत बनो। चाय का स्वाद तभी आता जब सुर्राटे में आके पियो। सब लोग कहते हैं कि नहीं, चाय पीते समय बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां राजनीतिक लेखन में तो नहीं भाई, चाय लो प्याले में और उसको सुरसुरा के पियो, बड़ा मजा आता है। मिर्ची खाओ और आंखों में आंसू नहीं आए तो काहे की मिर्ची। और यहां तो राजनीति में मिर्ची तोड़ देते हैं। आप समझो कि मिर्ची कैसे तोड़ते हैं। और बचपन में आप जब क्लास में, छोटी क्लासों में पढ़ते थे, जो माँ साहब पढ़ाते थे आपको, और जब आप होमवर्क करके नहीं आते थे तो माँ साहब कैसी चिमटी तोड़ते थे, याद है ना? कि माँ साहब वो कमर के नीचे का मांस पकड़ के और क्या चिमटी तोड़ते थे, और जैसे जैसे वो चिमटी घुमाते जाते थे वैसे वैसे अपन उठते चले जाते थे और सब याद आ जाता था फटाफट। तो राजनीतिक लेखन में तो हम भी ऐसी चिमटी तोड़ते हैं भैया, पत्रकार ऐसी चिमटी तोड़ते हैं, और जैसे जैसे चिमटी घुमाते जाते वैसे वैसे नेता उठता चला जाता, फिर चीखता रहता, चिल्लाता रहता, फिर कहता हाँ। तो हमारे उगलवाने के तरीके तो कुछ और है, हम तो चिमटी खोड़ते हैं भाई। हम बड़े प्यार से हाथ जोड़ के थोड़ी करते हैं, हम चिमटी खोड़ देते हैं थोड़ा सा आनंद लेने के लिए, बस थोड़ी सी मिर्ची तोड़ दी। आप समझ जाओ मिर्ची तोड़ते हैं तो फिर क्या होता है। यहाँ तो हम भी वही करते हैं, धूनी रमा लेते हैं भैया। यहाँ भी हम भूत भगाते हैं वैसे मिर्ची डाल के, और आग में मिर्ची डाल के धुआं उड़ा देते हैं। यहाँ राजनीतिक लेखन तो वो है, भूत थोड़ी भगाते हैं, लेकिन भूत भगाने की प्रक्रिया यहाँ वैसी होती है कि मिर्ची की धूनी जला देते हैं। आओ मैदान में, अब कौन आता है। अब आपको तो समझ में आना चाहिए कि मिर्ची की धूनी कैसे जलाई जाती है और लगाई जाती है आग। तो आग लगाना सीखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि माचिस लिया और लगा दी। हमने यहाँ तो माचिस, बगैर माचिस के तीली लगा देते हैं भैया। और अभी दीपावली बीती है और कितने फटाके फुटवाते हैं हम। राजनीतिक लेखन में आपको समझ में आएगा कि दिवाली वही मना देते हैं। यहाँ रॉकेट भी और फुलझड़ी भी और
अनारदाने भी फोड़ देते हैं। तो शब्द कहीं और से थोड़ी आते हैं, ये शब्द तो वही हैं। राजनीतिक फुलझड़ियाँ किस तरीके से होती हैं और राजनीतिक रॉकेट किस तरीके से फुस्स हो जाते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तो आसमान भी उतना है और धरती भी उतनी है। तो आपको ये चहु दिशाओं का जो ज्ञान यदि है और नहीं है तो कर लो, और करने के लिए भी ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ बैठो, थोड़ी गुटरगुम करो, 2-4 लोगों के साथ में बैठो, बड़े नहीं तो छोटे छोटे नेता आपको मिल जाते हैं, उनके साथ में बैठो, कुछ गपशप मारो जाकर के चाय के ठेले पे, कुछ गपशप मारो जाकर के गांव के चौपाल पे या फिर गांव की किसी टपरे गुमठी पे बैठ कर के, तो आपको मज़ा आएगा। स्वाद तो वही मिलता भैया। 5 स्टार में बैठ करके भजिए खाओगे, उसका आनंद आप कभी नहीं ले सकते। भजिए का आनंद लेना हो तो आप किसी गांव के किनारे जो सड़क रहती है और आप एक टपरा रहता है बिल्कुल छोटा सा, गंदा कुचेला सा, बरसात के दिन में चले जाओ तो टप टप पानी गिर रहा है, वो पकौड़ी आपको अखबार के कागज़ पे दे देता है और आप बिल्कुल बड़े चाव से खाते हो, तो बड़ा स्वाद आता है उसमें, आनंद, तृप्त हो जाती है आत्मा। साफ़ सुथरी प्लेट में खाओ, अच्छा एटमॉस्फेयर है, मज़ा नहीं आता। तो टपरे के नीचे जो भजिया पकौड़ी और चाय की चुस्की मारने का जो आनंद है, वही आनंद, उसकी कल्पना करो आप, उसमें क्या आनंद आता है। संभवतः सभी गए होंगे, नहीं गए हो तो एक बार जाके देखो। वहाँ जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके का आनंद आता है ना, बस वही आनंद है राजनीति को समझने का और राजनीति को लिखने का। बस आज